हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं आर्टिकल नंबर 2 को। अच्छी तरह से उसका कंसेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। इसमें आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग समझने वाले आर्टिकल 3 को। आर्टिकल 3 जो है ये इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। मतलब पार्लियामेंट क्या किसी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है, क्या किसी स्टेट का एरिया को कम कर सकती है, क्या क्या सारी चीज़ कर सकती है, क्या उखाड़ सकती है, सारी चीज़ पार्लियामेंट के अंदर में जो भी चीज़ होती है वो हम लोग आर्टिकल 3 के माध्यम से समझेंगे। आर्टिकल 2 में हम लोग समझ चुके थे कि अगर पाकिस्तान चाहे इंडिया के अंदर में तो मिल सकता है कि नहीं, तो एकदम इंडिया चाहेगी कि उस मिला ले, जल्दी मिला ले और एकदम सिंपल मेजोरिटी के साथ में बिल पास कराना है, पाकिस्तान का अपने अंदर मिला लेना है। तो सिंपल मेजोरिटी से किसी भी स्टेट को, बाहरी स्टेट को इंडिया में मिला सकते हैं, लेकिन देना हो तो इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। उसके लिए 368 आर्टिकल को अमेंड करना पड़ता है, तो जो कि फारू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूँ के कसर और प्यारा से आपका पहला बात समझिएगा, आर्टिकल नंबर 3 के अंदर क्या लिखा हुआ। आर्टिकल 3 के अंदर लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड द अल्टर ऑफ एरियाज। क्या कर सकते हैं? अल्टर द एरियाज एंड बाउंड्रीज नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेट जो भी है उसका नेम चेंज कर सकते हैं, उसका बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हैं, नेम को चेंज कर सकते हैं। और ये जो काम करने वाली है वो कौन करेगी? पार्लियामेंट करेगी। मतलब जो भी काम करना है वो कौन करेगी? पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट के अंदर में 2 लोकसभा और राज्यसभा, और सिंपल मेजोरिटी से आप क्या कर सकते, किसी भी नाम को चेंज कर सकते हैं, किसी स्टेट का नाम को चेंज कर सकते हैं या फिर उसके एरिया को कम कर सकते हो। आर्टिकल 3 इसी बात को कहता है। अब समझ लेते हैं कि ये पार्लियामेंट जो है क्या क्या चीज़ कर सकती है। मतलब क्या ये पूरा राज्य को समाप्त कर सकती है? यहाँ पे जो लिखे गए हैं इतना सिर्फ याद रखिएगा, राज्य से रिलेटेड ये लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड द अल्टर द एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द एक्सिस्टिंग स्टेट्स। लेकिन इसके अलावा क्या ये पूरा बाउंड्रीज को समाप्त कर सकती है या फिर नहीं कर सकते हैं? तो अब हम लोग पार्लियामेंट का पावर समझ लेते हैं कि ये इस केस में क्या क्या पावर हो सकते हैं और क्या क्या सारे उखाड़ सकते हैं। तो चलिए अब समझिएगा, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग हम लोग समझ गए हैं कि किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं, एरिया चेंज कर सकते हैं, सारी कहानी को चेंज कर सकते हैं। स्टेट का कोई पावर नहीं है कि वो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग अपने किसी कोर्ट में जा सके या फिर अपने जो नाम चेंज हो रहा है उसको रोक सके। ये स्टेट के पास में कुछ ऐसा पावर नहीं दिया गया है। मतलब अगर मान लीजिए कोई स्टेट है, मान लीजिए झारखंड ही कोई स्टेट है, झारखंड ही मान लेते हैं, क्या झारखंड का नाम चेंज करके उसको मान लें प्रखंड करना चाहते हैं, तो क्या झारखंड के लोग या फिर झारखंड के जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा वो क्या जाकर के एफआईआर कर सकती है या फिर जाकर के क्या सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है? तो ऐसा नहीं, से कुछ नहीं कर सकते। जाने के लिए जाए लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसके लिए सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर में अधिकार है कि वो उसका नाम चेंज करना चाहे तो कर सकती है। इनडायरेक्टली इस बात को समझिएगा। अब देखिएगा पार्लियामेंट क्या क्या कर सकते हैं, मतलब संसद क्या क्या कर सकते हैं। पहला चीज, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय द सेपरेटिंग ऑफ द टेरिटरी फ्रॉम द एनी स्टेट। मतलब एक कोई स्टेट है और उस स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मन करे तो 10 पार्ट में भी डिवाइड कर ले, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो स्टेट को बांट सकती है। स्टेट को बांटने का मतलब है कि देखो, बम्बे को हम लोग जानते हैं कि गुजरात और बम्बे जो कटा हुआ है एक साथ पहले था, अब कट करके 2 स्टेट बना है। जैसे बिहार को देखो, बिहार के साथ में बिहार और झारखंड था, वो कट करके अब अलग अलग हो चुका है। ये कौन कर रही है? क्या बिहार चाहता है कि अपना स्टेट को छोड़ दे? क्या कोई चाहेगा कोई स्टेट के अपना टेरिटरी को अलग इंडिपेंडेंट छोड़ दे एक स्टेट के रूप में? कोई नहीं चाहता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट को लगता है कि नहीं, किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर दो या फिर बाउंड्री को चेंज कर दो, तो वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी डिस्प्यूट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी देखिए नागालैंड और असम के साथ में बहुत सारे डिस्प्यूट चलते हैं, तो ऐसा डिस्प्यूट होते हैं। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर में है कि उसको सॉल्व आउट कर सकते और किसी के अंदर में नहीं है। तो सिंपल सी कहानी है। पहला काम, किसी भी स्टेट का नाम सेपरेशन ऑफ टेरिटरी मतलब न्यू स्टेट को एस्टैब्लिश कर सकता है। सिंपल सी कहानी। दूसरा नंबर, क्या ऐसा हो कि कोई स्टेट का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाए, मतलब उसका नाम ही न रहे। मतलब मान लो कि बिहार है, बिहार को अब नाम ही नहीं, बिहार स्टेट है, बिहार ही नहीं रखना है, मतलब इस बिहार को मिला देना है किसी दूसरे के साथ, यूपी के साथ मिला देना है। क्या कर सकते हैं? तो पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो ऐसा कर सकती है। मतलब डिमिनिश्ड द एरिया ऑफ द एनी स्टेट, मतलब किसी भी एरिया को समाप्त कर सकती है। पार्लियामेंट के अंदर में ये अधिकार है। मतलब स्टेट इसमें कुछ नहीं उखाड़ सकता। जो उखाड़ना है कौन उखाड़ेगा? तो पार्लियामेंट करेगा। इसके बाद अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट। अल्टर द बाउंड्रीज, बाउंड्री को भी चेंज कर सकती है। मान लो कि बिहार का बाउंड्रीज किसके पास तक है? यूपी के पास। यूपी के पास मान लो बक्सर के आसपास तक है। बक्सर को बढ़ा के आप मुर्शिदाबाद तक करना चाहे तो कर सकती है। ये किसके अंदर में है? तो पार्लियामेंट के पास में है। तो मुर्शिदाबाद यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, आपको याद होगा।
तो वहाँ तक चाहे तो बढ़ा सकती है। इसमें स्टेट कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, याद रखिए। अब मन कर रहा है कि नाम ही चेंज कर दे, द अल्टर द नेम ऑफ द एनी स्टेट, नाम चेंज करना चाहे पार्लियामेंट तो कर सकती है। अब एक चीज़ आपको याद रखना है, लेकिन विद द कंडीशन, आपके पास कंडीशन होना चाहिए। मान लो कि किसी स्टेट का नाम चेंज करना चाह रहे हो, तो किसी स्टेट का नाम चेंज करो तो कम से कम स्टेट को तो बताओ, क्योंकि वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, उसको तो कम से कम इन्फॉर्म करो। उसके बाद जो प्रोसीजर होते हैं वो तो बताओ उसको कि हाँ तुम्हारा नाम चेंज किया जा रहा है या फिर टेरिटरीज को कम किया जा रहा है, तो वो इन्फॉर्म करने के लिए बाय द प्रेसिडेंट किया जाता है। मतलब कोई बिल को पास करना है लोकसभा के अंदर में, और बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के अंदर में सिर्फ सिंपल पहला बात जी, जो भी बिल बनता है उसको प्रेसिडेंट को दिया जाता है। कि मान लो कि मैं बिहार का नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली को भेज देंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली को ऑर्डर देंगे कि 5 दिन, जो भी दिन, जितना दिन चाहे उतना दिन के लिए देंगे कि तुम देख लो, अगर लगता है सही तो बोलो, नहीं लगता है तो भी कुछ बात नहीं, बोलोगे तो भी चेंज होगा, नहीं बोलोगे तो भी चेंज होगा। लेकिन राय मशवरा ली जाती है बाय द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के अंदर ये अधिकार है कि ये बिल को उनको कम से कम दिखा दे, और टाइम देंगे कि 10 दिन के अंदर में देख करके वापस कर लो। तो 10 दिन का टाइम दिया जाए, तो 10 दिन के अंदर में उस बिल को देख करके जो अपोज करना है कर लो, अगर नहीं करना है तो बिल पास करवा लेना है। मतलब उसमें स्टेट का कोई ज़्यादा मतलब ही नहीं रखना है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि एक कंडीशन कौन कौन सा है जिस कंडीशन से हम लोग स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं, उसका टेरिटरीज चेंज कर सकते हैं, और कौन कर सकता है। तो यहाँ पे अब रोल कौन आएगा, तो प्रेसिडेंट का आएगा। तो अब हम लोग उस बात को, अब चलिए इस कंडीशन को समझ लीजिए कि क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं किसी भी स्टेट का नाम चेंज करने के लिए। मतलब इसमें अब पार्टिसिपेशन किसका, प्रेसिडेंट का आ गया। हम लोग ये समझ चुके, मतलब ये शुरू हुआ था पार्लियामेंट से, जो कि किसी स्टेट का नाम या फिर उसका जो भी चीज़, नाम, एरिया, या फिर उसको डिमिनिश नहीं करना चाहते, मतलब समाप्त नहीं करना चाहते, वो सारी कहानी शुरू हुई थी स्टेट से। अब चला गया पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट से चला गया कहाँ पे, तो प्रेसिडेंट के पास में। अब समझिएगा, मान लीजिए पार्लियामेंट को लगता है किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, बिहार का नाम चेंज करना है, तो पहले बिल बनाएगी। बिल बनाने के बाद में उसको डायरेक्ट ऐसा नहीं कि लोकसभा या फिर राज्यसभा में जाकर पेश कर देना है, नहीं, उसको पहले देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ठीक है ऐसा कुछ होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उस बिल को भेज देंगे लेजिस्लेटिव, जिसका नाम चेंज हो रहा है उसके लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब लेजिस्लेचर जो है उसको पहला काम करेगा देखने का, और टाइम पीरियड दे देंगे कि भाई 10 दिन के अंदर में इसको पढ़ लो, और इस पे व्यू के लिए ही भेजा जाता है। भाई व्यू देख लो कि क्या सही लग रहा है, नहीं लग रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं, सही लग रहा है तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ देख लो, देखने के लिए उसको दिया जाता है। प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है, मान लीजिए वो कहता है कि नहीं 10 दिन बढ़ा दीजिए, तो ठीक है 10 दिन बढ़ा कर, तो प्रेसिडेंट के अंदर में ये रहता है कि टाइम पीरियड 10 दिन का दिए हैं तो 10 दिन बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन उसके अंदर में लगता है कि अब स्टेट नहीं दिया, 20 दिन का टाइम देगा, 20 दिन के अंदर में व्यू नहीं दिया, तो वो बिल जो है डायरेक्ट अब लोकसभा के अंदर में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, बिल को पास कराया जा सकता है। मतलब स्टेट का ज़्यादा व्यू मतलब नहीं है, सिर्फ जान लो कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है ना, तुम जान लो कि तुम्हारे साथ ये चीज़ हो रहा है, इतना जानने के लिए प्रेसिडेंट को हाथ बढ़ाया जाता है, भाई जान लो तुम्हारे साथ नाम चेंज हो रहा है, जो भी चीज़ हो रही है ये हो रहा है। तो देखिएगा फर्स्ट कंडीशन आप पढ़ लीजिए। फर्स्ट कंडीशन, नो कंपल्सन्स, कंसेंट और कांग्रेंस ऑफ द रिक्वायर्ड बाय द स्टेट हुज बाउंड्रीज इज बीइंग द अल्टर्ड। मतलब ये कोई जरूरत नहीं, मतलब कोई सहमति की जरूरत नहीं है, अगर सहमत है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, आपका नाम अगर चेंज हो रहा है तो कर देंगे। मतलब ये पार्लियामेंट के अंदर में हक है, स्टेट कुछ नहीं कर सकते, इसी बात को आपको कहा जा रहा है। मतलब ये प्रेशराइज करके या फिर उनके नाराजगी या फिर उसका क्या बोलते हैं सहमति की जरूरत नहीं है, अगर करना है तो कर देंगे, ठीक है, पहला बात है। उसका कंसर्न लॉ पास बाय द सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, सिंपल सी कहानी समझिए, सबसे आसान चीज़ है अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है या फिर किसी भी चीज़ को नए लॉ को जोड़ना है, तो एक सिंपल तरीका है जिसके द्वारा आप सिंपल मेजोरिटी से उसको पास करा सकते हैं। 3 तरीके से किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, जिसमें सबसे आसान जो है सिंपल मेजोरिटी है, जिसको आसानी से लोग कर भी लेता है। तो याद रखिएगा, अगर नाम चेंज करना तो सिंपल मेजोरिटी से भी नाम चेंज कर सकते हैं, नाम को हटा ही देना है तो भी इससे कर सकते हैं। तो ये सारी कहानी इससे रिलेटेड है। अब देखिएगा, अब यहां से रोल आता है प्रेसिडेंट का, कहता है बिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट शैल बी इंट्रोड्यूस इन आइदर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब यही चीज, पहले पार्लियामेंट मतलब प्रेसिडेंट अगर रिकमेंड कर देंगे कि ठीक है तुम लोकसभा में ले जाओ, तो ही इसको लोकसभा या फिर राज्यसभा में ले जा सकते हैं, नहीं तो नहीं ले जा सकते। मतलब इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट का इसमें आज्ञा चाहिए। अब देखिएगा,
बिल बना, बिल पार्लियामेंट को भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ लीजिए, द प्रेसिडेंट विल रेफर द बिल, बिल को कहाँ भेजेंगे, स्टेट के पास में, टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट फॉर द व्यू। देखिएगा यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ किस लिए भेजेंगे, व्यू। भाई देख लो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है ना, तू जितना रोना है रो लो। Whose name to be altered within the period and specified by the president, मतलब ये टाइम दे दिया जाएगा, भाई इस टाइम पीरियड के अंदर में तुम देख लो, ये जो बिल दिया गया है तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, देख लो। जो भी टाइम दिया जाए ये प्रेसिडेंट डिसाइड कर लेंगे कि कितना दिन का टाइम दिया जाता है, और टाइम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के अंदर में इतना हक है। अब बिल किसके पास चला गया, लेजिस्लेचर के पास चला गया। अब लेजिस्लेचर क्या करेगा, उसको रख सकता है या फिर उसको 10 दिन का टाइम दे दिया गया, 10 दिन के अंदर में मन करता है कि ठीक है 10 दिन में मैं बोल दूंगा क्या करना है। बोलना है क्या है, सिंपल सी बात है, देख लो तुम्हारे साथ एक बोल भी देंगे तो क्या उखाड़ने वाले हैं, कुछ नहीं उखड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि वो सिर्फ जान लेने के लिए भेजा जाता है। अब देखिएगा ये चला गया लेजिस्लेचर के पास में, लेजिस्लेचर को लगा कि अब 10 दिन से नहीं 12 दिन के बाद ही भेज देंगे, 10 दिन का टाइम है तो 10 दिन में देना है, नहीं दे दीजिएगा तो 11वां दिन क्या होगा, ये पार्लियामेंट के अंदर में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो इसी बात को यहाँ लिखा गया है, इफ द स्टेट legislature doesn't express view within that time period, the bill can be introduced in the parliament। मतलब जो टाइम पीरियड दिया गया था उस टाइम पीरियड के अंदर में अगर लेजिस्लेचर जो स्टेट चेंज हो रहा है, जिस स्टेट का नाम या फिर उसका बाउंड्री जो भी चीज चेंज हो रहा है, अगर वो टाइम पीरियड के अंदर में देख करके कोई रिव्यू नहीं देता है तो ये डायरेक्ट बिल क्या होगा, पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी। तो ये सारी कंडीशन आपके पास है। अब समझिएगा इससे रिलेटेड 2 केस आती है, एक बाबूलाल केस ऑफ स्टेट ऑफ बॉम्बे जो 1960 के अंदर आई थी, और एक था बेरूबारी केस। बेरूबारी केस जो अभी के केस में आप देखें, पाकिस्तान उस समय का जो एरिया था, जैसे बांग्लादेश था पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता, ईस्टर्न पाकिस्तान बोला जाता था, तो ये बेरूबारी एक जगह था, उसको लेकर के एक केस आया। तो 2 केस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू हम लोग समझ लेते हैं कि वो क्या है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बाबूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1960 का क्या इसका कंसेप्ट था। तो चलिए अब उसको अब समझिएगा। एक केस आया था जो कि ये बॉम्बे केस में आया था, जब गुजरात और बॉम्बे जब एक साथ था तब की बात चल रही है, ठीक है। हम लोग जानते हैं गुजरात 1 मई मतलब 1 मई 1960 में एक क्या गुजरात बना हुआ था, मतलब 1 मई 1960 इसमें गुजरात बना हुआ था। तो ये याद रखेगा, गुजरात और बॉम्बे के साथ में दे देगा, ठीक है। तो ये याद रखें, उसी समय एक केस आया था बाबूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1960 में ही एक केस आया था। केस में सिंपल सी कहानी, देखिए बहुत सारे कंसेप्ट इसके अंदर है, लेकिन जो हम लोग को समझना है वो क्या है। मान लीजिए कि बिल पास कर ले, मान लीजिए कोई भी बिल आया, प्रेसिडेंट भेज दिया किसी स्टेट को, और स्टेट अपना व्यू भी प्रकट कर दिया, फिर लग रहा है कि उसमें कुछ चेंज करना चाहता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कर लो, ठीक है ना। अगर वो ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये जो बिल है इसको चेंज कर लो, कुछ अलग सा काम कर लो, तो ये बाध्य नहीं है पार्लियामेंट के उस काम को करे, मतलब वो मन करेगा तो कर भी सकता है, नहीं तो नहीं भी कर सकता है। तो इसी बात को यहाँ पे समझे लिखे हैं, द फर्दर इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक द fresh reference to the state legislature and every time on the amendment to the bill is proposed and accept। मतलब जो बिल आपके पास चला गया तो ऐसा नहीं कि उसके पास फ्रेश रेफरेंस देना है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये पार्लियामेंट के अंदर है, स्टेट चाहे तो कुछ में अपना बात सिर्फ रखने के लिए उसके पास ये है कि अपना बात रख सकती है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर में उसका अधिकार है कि उसको चेंज करना चाहिए या फिर नहीं कर सकते। तो ये प्रोज और एक्सेप्ट किसके अंदर, तो याद रखें किसी भी स्टेट का कोई नया सा फ्रेश बिल नहीं बनाई जाएगी। अगर स्टेट कहता है कि नया सा बिल बना लो भाई, कुछ ऐसा कर लो, तो ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। तो मतलब ओवरव्यू ये कहानी समझ सकते हो कि बाबूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे से ये पता चलता है कि स्टेट के पास में कुछ नहीं है, मतलब वो नील है, उसके पास कुछ है ही नहीं, कुछ उखाड़ ही नहीं सकता। सिंपल सी कहानी है, इतना समझ। जो भी है किसके पास, पार्लियामेंट के अंदर है। अब समझिएगा, अब एक इससे अलग, ये तो अलग सा कहानी चल रहा था, लेकिन इससे अलग एक बेरूबारी केस है जो इसको कुछ समझ में लेना चाहिए ताकि उसका कंसेप्ट और भी क्लियर आ जाए, और वो क्या है उसको समझते हैं। चलिए हम लोग बेरूबारी चलेगा, इस केस को समझिएगा। इस केस में क्या लिखा हुआ था, द बेरूबारी यूनियन केस इस नाम है, ठीक है। एक केस में क्या इंपॉर्टेंस था अब समझिएगा। हम लोग जानते हैं कि इंडिया का जब बंटवारा हुआ 1947 में, तो 2 पाकिस्तान बना। पाकिस्तान 2 मतलब क्या, याद रखिएगा, एक ईस्टर्न पाकिस्तान, दूसरा वेस्टर्न पाकिस्तान। जो मेन पाकिस्तान अभी के डेट में है वेस्टर्न पाकिस्तान उस समय कहा जाता था, ईस्टर्न पाकिस्तान बांग्लादेश को कहा जाता था, और बीच में क्या था, बीच में था इंडिया। अब समझिए कि एक बेरूबारी जगह है जो कि बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे पड़ता था, और इनिशियली जो बेरूबारी जो जमीन है वो इंडिया के पास था, लेकिन उस पर बांग्लादेश मतलब पाकिस्तान उसमें क्लेम करता था कि वो एरिया उस समय के ईस्टर्न पाकिस्तान क्या है। मतलब याद रखिएगा, जब भी हम लोग बांग्लादेश बोलेंगे तो उस समय के रेफरेंस में मैं बोलूंगा, मतलब उस समय बांग्लादेश नहीं था, मतलब 1971 में बांग्लादेश बना, लेकिन हम लोग बात करें 47 के आसपास, ठीक है। तो इस समय जो बेरूबारी केस था वो उस समय केस आई थी। उस समय ये कहा गया
था कि ये एरिया इंडिया के द्वारा कहा जाता है, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जो एरिया है उसको कहा जाता है इंडिया का पार्ट है। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान वाले मतलब पाकिस्तानी जो है थे, बांग्लादेश के जो लोग थे, वो कहते थे कि एरिया जो है अपने अंडर में है। अब समझिएगा बहुत सारे ऐसे एरिया था जिसको लेकर डिस्प्यूट हुआ करता था, मतलब बंटवारा को लेकर के, मतलब कौन सा एरिया इसके अंदर में जाएगा, कौन सा एरिया इसके अंडर में जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो बंटवारा हुआ था, जो लाइन बनाई गई थी, जो बॉर्डर बनाए थे, कोई फिक्स बॉर्डर नहीं था, क्योंकि बहुत मिनिमम टाइम के अंदर में बॉर्डर को बनाने थे, जिसके कारण से वो उस तरह से एस्टैब्लिश नहीं हुआ, बॉर्डर कोई फिक्स नहीं हुआ, जिसके कारण से ये डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। अब समझिएगा उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे एरिया थे जो बांग्लादेश, उस समय के पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उसका एरिया इंडिया के अंदर में देना था, और इंडिया का कुछ एरिया मतलब पाकिस्तान को, उस समय के पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश को देना था, मतलब एक्सचेंज करना था। यहाँ पे कोई भी टेरिटरी को फाइनली अपने आप से दे नहीं देना था, उसके बदले दूसरा जमीन को लेना था। अब देखिएगा आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्टेट को, बाहरी स्टेट को इंडिया के अंदर मिला सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 2 के अंदर में कहीं नहीं लिखा गया कि भाई मिला तो सकते हैं क्या, अपने एरिया को दे भी सकते हैं क्या, तो इस कहानी को उसमें नहीं लिखा गया। तो आप समझिएगा वहां से क्लियर हुआ कि मान लीजिए कि जो भी एरिया है जिसको डिस्प्यूट है, तो हम लोग तो लेने के लिए तो ले लें, लेकिन जब देने की बारी आ गई तो उस समय क्या करेंगे। तो उस समय लेकर के एक केस आई थी यूनियन बेरूबारी यूनियन केस। ये जमीन बेरूबारी जमीन जो कि अभी के डेट में वेस्ट बंगाल के अंदर में है, जब पाकिस्तान बना उस समय एक केस चली, और इस केस के अकॉर्डिंग समझिएगा एक केस गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अंदर में। तो आर्टिकल 3C के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि पार्लियामेंट्स पावर टू डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, मतलब आर्टिकल 3C के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि कोई भी एरिया को समाप्त कर सकती है, मतलब उसको समाप्त करके कुछ अलग सा नाम दे सकती है। तो क्या इंडिया का कोई जमीन क्या दूसरे को दे सकती है? क्या उस समय इस तरह का कोई फिनोमेना था? नहीं, क्योंकि इनिशियली हम लोग समझ सकते हैं जब हम लोग को बंटवारा जब मेन कारण जब बंटवारा का होने लगा, तो उस समय जो कुछ बात जब देना था, तो उस समय मतलब आप तो सीड कर रहे हैं ना अपने एरिया का, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में उस तरह का कुछ बात थी नहीं। तो एक केस बनी, इसमें तो पावर था कि भाई किसी भी एरिया को समाप्त कर सकते हो, लेकिन समाप्त करने का किस सेंस में था, क्या मतलब है समाप्त करने का? तो समाप्त करने का सिंपल उसका नाम चेंज कर लो, ये सब मतलब इंडिया के अंदर जो भी एरिया है इंडिया के अंदर ही रहना चाहिए, मतलब वो लैंड्स वो जमीन किसी दूसरे फॉरेन कंट्री के अंदर नहीं जाना चाहिए, इस सेंस में इस बात को लिखा गया था। लेकिन जब देने की बारी आई, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा कि कुछ ऐसे एरिया है जो बांग्लादेश को दे देना चाहिए, मतलब उस समय के पाकिस्तान को दे देना चाहिए, और उसके बदले दूसरा जमीन को अपने अंदर ले लेना चाहिए, मतलब एक्सचेंज कर लेना चाहिए, तो उसके लिए फिर अमेंडमेंट की जरूरत पड़ा। हम लोग अमेंडमेंट करेंगे तो आपको बताएंगे कि कौन सा अमेंडमेंट से इसको शामिल किया गया था। लेकिन इतना याद रखिए कि आर्टिकल सी के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट का पावर है कि ये क्या कर सकती है, किसी भी स्टेट का डिमिनिश स्टेट के एरिया को समाप्त कर सकती है। अब देखिएगा जब एक केस कोर्ट में गया तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट कहा हेल्ड द आर्टिकल 3C व्हिच इज द डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट डजंट इंक्लूड द पार्लियामेंट पावर टू सीड एनी इंडियन टेरिटरी टू द फॉरेन कंट्री। मतलब ये कहा इस केस के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट कहा कि भाई आप क्या कर सकते हो, कोई भी एरिया का आप समाप्त कर सकते हो, इस एरिया को इंडिया के अंदर में जो एरिया है उसको समाप्त कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपने लैंड्स को किसी फॉरेन कंट्री को नहीं दे सकते। अब देखिएगा उस समय अगर आपको फॉरेन कंट्री को देना है कोई भी लैंड को, तो आपको आर्टिकल, अब ऐसा भी नहीं है कि पूरा नहीं दे सकते, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंपलसरी बनाया गया कि आर्टिकल 368 को आपको अमेंड करना पड़ेगा। समझिएगा पहले क्या कहा गया कि आप पार्लियामेंट के पास कोई अधिकार नहीं है कि अपने जमीन को दे सके, लेकिन उस समय अमेंडमेंट जो आपको अगर कोई लैंड्स को अगर देना है किसी फॉरेन कंट्री को, तो आपको अमेंडमेंट करने पड़ेंगे 368 आर्टिकल के अंदर। उसको आर्टिकल को मतलब जो आपके अंदर जो कह सकते हैं बिल पास कराने के जो तरीके हैं उसी को चेंज करके आप क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो समझिएगा आर्टिकल 368 एकदम कंपलसरी है कि अगर अपना जमीन किसी को दे रहे हैं तो पहले इसमें आपको अमेंड करना पड़ेगा, जो कि इसको अमेंड करना बहुत टफ होता है। समझ रहे हैं, इसको टफ होता है इसको अमेंड करना। इसलिए आप समझिएगा सुप्रीम कोर्ट को तो ये तो जान रही थी, लेकिन कहा कि आप अपने सीड नहीं कर सकते किस चीज को, अपने टेरिटरी को किसी दूसरे कंट्री को। आप समझिएगा तो यहां पर फिर लिखा फॉर दैट, अगर ऐसा करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368 इज कंपल्सरी। मतलब 368 को आप अमेंड करके आप चाहो तो दे सकते हो, देने का मतलब ये भी नहीं एक्सचेंज कर सकते हो। अब समझो उस समय जो बेरूबारी केस था, बेरूबारी जमीन के बदले दूसरा जमीन दिया जा रहा था,
लेकिन पाकिस्तान क्या कह रहा था कि ये तो फाइनली था कि पाकिस्तान का कुछ एरिया इंडिया के अंदर मिल रहा था, बेरी बारी जगह पाकिस्तान के अंदर भी मिल रहा था। अब एक कहानी बनी, लेकिन एक कुछ ज़्यादा दिन तक एक्सटेंड नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1971 के अंदर में बांग्लादेश बना, और जब इस तरह के डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश को हेल्प किया था, तो इस तरह के डिस्प्यूट धीरे धीरे से समाप्त हो गई। इतना याद रखिए। इसका क्या कंक्लूजन निकला, मतलब कंक्लूजन निकला कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि कोई भी ज़मीन को समाप्त कर सकती है, मतलब उसके एरिया को समाप्त कर सकती है, डिमिनिश कर सकती है। और ये भी पावर है कि किसी कंट्री को अपने अंदर मिला सकती है अगर वो कंट्री चाहे तो। ये भी अब पावर हो गया कि क्या सिंपल मेजोरिटी से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 3 के अंदर में सिंपल मेजोरिटी के साथ में सारी कहानी चल रही थी। लेकिन जब आपको अपने लैंड्स, इंडिया का कोई भी टेरिटरी फॉरेन कंट्री को देना है तो आप सिंपल मेजोरिटी से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको करना पड़ेगा 368 को अमेंड, और उसको अमेंड करके आप चाहो तो अपने लैंड्स को दे सकते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है आर्टिकल 368 को अमेंड करना, जो कि बहुत ज़्यादा टफ काम होता है। लेकिन उस समय इसको अमेंड किया गया और बेरी बारी का फाइनली ये जो डिस्प्यूट था उसको क्लियर किया गया, और आज के डेट में और सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। तो याद रखिएगा, ये आर्टिकल 3 से रिलेटेड था। आर्टिकल 3 से क्या कहता है, ये सारी कहानी आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम लोग आर्टिकल 4 को समझेंगे और उसमें समझेंगे कि वो क्या क्या उखाड़ सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।